पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अजहर के अलावा उसके भाई अब्दुल रऊफ और काशिफ जान नाम के आतंकी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आतंकी शाहिद लतीफ के खिलाफ भी जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। इससे पाकिस्तान बड़ा चिंतित है, उसको बड़ी दिक्कत है। ये जब ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो जाता है तो उस गवर्नमेंट के लिए लाजमी हो जाता है उस बंदे को अरेस्ट करना एंड टू हैंड इट ओवर टू द स्टेट जिसने उसके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पाकिस्तान पर मसूद अजहर और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनेगा। पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर दस्तखत कर रखा है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान को आतंकियों को गिरफ्तार कर भारत को सौंपना पड़ेगा। वैसे मसूद अजहर के खिलाफ संसद हमले और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले के मामले में पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। पठानकोट हमले के हैंडलर शाहिद लतीफ को साल 2010 में सद्भावना के तहत छोड़े जाने पर कांग्रेस घिर गई है। यूपीए सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए लतीफ के साथ जैश, लश्कर और हिजबुल के 25 आतंकियों को छोड़ा था। ये आतंकवादियों से नरमी और राष्ट्रवादियों से गर्मी, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सियासी हरदर्मी है और इसका ही एक के बाद एक उदाहरण सामने दिखाई पड़ता है। So some steps taken by any government in full confidence sometimes may not produce a desired result. लतीफ को जब छोड़ा गया तब वो अपनी 16 साल की सजा पूरी कर चुका था, लेकिन यूपीए सरकार का फैसला इसलिए भी सवालों में है क्योंकि वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का करीबी है। शाहिद लतीफ को मसूद अजहर के साथ छुड़ाने की कोशिश कंधार हाईजैक कांड के दौरान भी हुई थी। लतीफ को छुड़ाने के लिए जेल पर हमले का अलर्ट भी जारी हुआ था, लिहाजा उसे 2002 में जम्मू कश्मीर जेल से शिफ्ट किया गया था। 2010 में वाराणसी जेल से रिहा होने से पहले उसे देश के कई जेलों में रखा गया था। भारत ने कहा है कि भारत के मैप बिल को लेकर पाकिस्तान को दखल देने का अधिकार नहीं है। इस ड्राफ्ट मैप बिल के मसले को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बार बार विपक्षी मसलों को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठाने की कोशिश करता है। प्रस्तावित विधेयक भारत का पूर्णतः आंतरिक विधायी मामला है क्योंकि समूचा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान तथा अन्य किसी पक्ष का इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैप पर ड्राफ्ट बिल के मुताबिक भारत का गलत नक्शा दिखाने पर 100 करोड़ तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। 21 जून पर विश्व योग दिवस पर ओम के उच्चारण का प्रोटोकॉल जारी करने पर विवाद हो गया है। मंत्रालय ने देश भर के सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कहा है कि 45 मिनट के योग सेशन से पहले ओम का उच्चारण होगा। इसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चारण भी होगा। आयुष मंत्रालय का कहना है कि ऐसा योगाभ्यास का फायदा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पिछले साल जो भी हुआ था वैसा ही होगा, सिर्फ हमने 1-2 आसन और प्राणायाम का जोड़ा है, वो बाकी कुछ भी हमने ज्यादा चेंज नहीं किया उसमें। लेकिन विरोधियों ने इसे योग को एक धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश बताया है। एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओम योगा में कंपलसरी करना गवर्नमेंट की तरफ से हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओम को लेकर ऐसा ही प्रस्ताव पिछले साल भी आया था, लेकिन विवाद होने पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ओम का उच्चारण अनिवार्य नहीं होगा। बीबीसी के चैनलों पर ईसाई धर्म से जुड़े कार्यक्रम बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, इसलिए बीबीसी को हिंदू, सिख और मुस्लिम जैसे धर्मों के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये नतीजा है बीबीसी की आंतरिक समीक्षा का। बीबीसी की धार्मिक और आचरण समिति की इस रिपोर्ट पर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल को फैसला लेना है। ब्रिटिश सरकार ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि बीबीसी को अल्पसंख्यकों पर और कार्यक्रम दिखाने चाहिए। हालांकि चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक हर एक धर्म के कार्यक्रम को दिखाने के लिए बराबरी का वक्त देने की दलील सही नहीं है। दिल्ली नगर निगम की 13 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 4 जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र तंवर की जीत हुई है। जीतने के बाद राजेंद्र तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में 95% सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी एमसीडी उपचुनाव में 50% सीट भी नहीं जीत पाई। दूसरी तरफ तीनों एमसीडी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए झटका है। 4 सीट जीतकर कांग्रेस ने राजधानी में अपना खोया जनाधार फिर से पाया है। हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस के साथ में जो तबके ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ में थे वो वापस कांग्रेस में आए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 7 पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी के चुनाव में हिस्सा लिया था।
वोट के हिसाब से बीजेपी 34% के साथ पहले नंबर पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह एक बार फिर राज्यसभा में जाएंगे। पार्टी ने राज्यसभा के लिए आज अमर सिंह समेत 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हालांकि अमर सिंह अभी तक औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अमर सिंह के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को भी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। बेनी हाल में ही कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए हैं। पहले राज्यसभा की सूची में पहला नाम है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दूसरा नाम है श्री अमर सिंह, तीसरा नाम है संजय सेठ। समाजवादी पार्टी ने संजय सेठ, विशंबर निषाद, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह और अरविंद प्रताप सिंह को भी राज्यसभा का टिकट दिया है। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के 8 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव के पीए जगजीवन प्रसाद को भी विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई देश विरोधी नारेबाजी के 4 वीडियो जांच में सही पाए गए हैं। गांधीनगर में सीबीआई की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में चारों वीडियो की सच्चाई पर मुहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को देश विरोधी नारेबाजी के ये वीडियो जेएनयू के सुरक्षा कर्मियों और छात्रों से मिले थे। इन वीडियो में दिख रहे लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। कुछ और वीडियो क्लिप्स पर रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। 9 फरवरी को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। इस मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। पिछले 5 दिनों से फरार बिहार की विधायक मनोरमा देवी ने आज सरेंडर कर दिया। गया कोर्ट ने मनोरमा देवी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल जाने से पहले मनोरमा देवी ने खुद को बेकसूर बताते हुए बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने मनोरमा के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस पर सवाल उठाए। मनोरमा देवी को उसी रात क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जिस रात बोतल मिली उनके घर में, उस रात एफआईआर क्यों नहीं किया गया? उनके घर को क्यों नहीं सील किया गया? मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन और रॉकी यादव पर गया में आदित्य सचदेवा नाम के छात्र की हत्या का आरोप है। रॉकी की तलाश में पुलिस ने जब मनोरमा के घर पर छापेमारी की थी तो शराब की 6 बोतलें मिली थी। बिहार में शराब रखना गैर कानूनी है। इसी वजह से मनोरमा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मनोरमा का पति बिंदी यादव भी जेल में है। उस पर अपने बेटे के खिलाफ सबूत मिटाने का आरोप है।